नमस्कार सभी को और स्वागत है जूइश वर्ल्ड वीकली में I24 न्यूज पर। मैं एमिली फ्रांसिस हूं। हर हफ्ते हम यहां इजराइल में और पूरी वैश्विक यहूदी समुदाय में यहूदी रुचि की कहानियों, मुद्दों, व्यक्तित्वों और साक्षात्कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और हम इस हफ्ते की यहूदी दुनिया की प्रमुख खबरों के साथ शुरू करते हैं। एक नजर डालिए। 46 वर्षीय एक व्यक्ति ने शुक्रवार रात मैनहट्टन सेंट्रल सिनेगॉग में शब्बात सेवा के दौरान एक उपासक और सुरक्षा गार्ड पर हमला कर दिया। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हमलावर, जिसका नाम जोशुआ मोंटेज है, पर घृणा अपराधों का आरोप लगाया गया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहराम ममदानी ने रब्बियों से मुलाकात की, जिन्होंने चेतावनी दी कि उनकी इजराइल विरोधी बयानबाजी यहूदी न्यूयॉर्क वासियों को असुरक्षित महसूस करा रही है। उपस्थित लोगों ने उनसे आग्रह किया कि वे माहौल ठंडा करें और ऐसी भाषा से बचें जो खुद इजराइल को बदनाम करती हो। ममदानी के कार्यालय ने इस सत्र को खुला और रचनात्मक बताया और कहा कि इसका मुख्य फोकस यहूदी सुरक्षा पर था। एक नए YouGov सर्वेक्षण से पता चलता है कि अब 47% ब्रिटिश लोग इजराइल से कम या बिल्कुल भी प्रवासी नहीं चाहते, जो 2016 में 39% था। सिर्फ 5% लोग देश में और अधिक इजरायली प्रवासियों के आने का समर्थन करते हैं, जबकि 24% लोग वर्तमान स्तर से संतुष्ट हैं। मुख्य रूप से वामपंथी विचारधारा में इजराइल विरोधी भावना के कारण ब्रिटिश जनता के अनुसार केवल रूस, पाकिस्तान और नाइजीरिया को प्रवासियों के लिए इजराइल से भी कम स्वागत योग्य माना जाता है। IDF ने श्लोमो हैम्सन की कब्र की पहचान की है, जो एक 18 वर्षीय यहूदी सैनिक थे, जिन्हें 1948 में साइप्रस के एक ब्रिटिश डिटेंशन कैंप से भागने के दौरान गोली मार दी गई थी। उन्हें उस समय मार दिया गया था जब उन्होंने ये जानने के बाद भागने की कोशिश की थी कि उनकी साथी ने बच्चे को जन्म दिया है। उनके अवशेषों को बाद में हैफा में एक बिना नाम की कब्र में फिर से दफनाया गया था। अभिलेखागार तस्वीरों और गवाहों के बयानों का उपयोग करते हुए जांचकर्ताओं ने उन्हें कफर समीर कब्रिस्तान की कब्र संख्या 11 से मिलाया, जिससे 78 वर्षों की अनिश्चितता समाप्त हो गई। ब्राजील में उनके परिवार को इस हफ्ते बताया गया और वे उनके नाम वाली समाधि शिला लगाने के लिए एक सैन्य समारोह में शामिल होंगे। और अंत में यहूदी व्यवसायी बॉब आइगर और जोशुआ कुशनर लॉस एंजलिस लेकर्स को रिकॉर्ड $12.5 अरब के सौदे में खरीद रहे हैं। ये बिक्री ठीक एक साल बाद हो रही है, जब मार्क वॉल्टर ने टीम को $10 अरब में खरीदा था। बताया जा रहा है कि वे न्याय विभाग की जांच के बीच नकदी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कुशनर, जो एक अरबपति वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और जैरेड कुशनर के भाई हैं, पूर्व डिज्नी CEO आइगर के साथ खरीदारी पूरी करने के लिए अपनी मायामी हीट हिस्सेदारी बेचेंगे। लोग इसे इजरायली इतिहास में एक निर्णायक मोड़ कह रहे हैं। आगामी 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव ये तय करेंगे कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पद पर बनाए रखा जाए या फिर उनके लगभग 20 गैर लगातार वर्षों के शासन का अंत कर दिया जाए। और हमारे अमेरिकी प्रवासियों के मतदान प्रणाली के विपरीत विदेश में रहने वाले इजरायली नागरिकों को डाक मतपत्रों से वोट देने की अनुमति नहीं है। इसलिए अगर वे मतदान करना चाहते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से आना पड़ता है। अब एक लोकप्रिय इजरायली प्रवासी पहल, जिसका नाम फ्लाई एंड वोट है, जिसे एड कोएलिशन चला रही है, वो ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि इजरायली लोग उड़ान भरें और अपना वोट डालें। इस विषय पर और बात करने के लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रही हैं बटेल ब्लाश सुल्तानिक, जो न्यूयॉर्क में एड कोएलिशन की CEO हैं। यहां आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद एमिली। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है और हम जानते हैं कि आने वाला चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं बस जिज्ञासु हूं। मुझे पता है कि हमारे पास सटीक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि इजराइल के बाहर कितने प्रवासी रहते हैं? खासकर मुझे लगता है कि आप अमेरिका के बारे में सबसे अच्छा जानती हैं। बहुत सारे, है ना? हाँ, तो अनुमान यह है कि लगभग 7 लाख से 10 लाख इजरायली मतदाता इजराइल के बाहर रहते हैं। वाह, जो कुल मतदाताओं की संख्या का लगभग 10% है। वाह, ये तो बहुत ज्यादा है। और ये एक अजीब बात है, क्योंकि अगर मैं इसे तर्कसंगत रूप से सोचूं तो हम डाक मतपत्र से मतदान कर सकते हैं और ये चुनाव प्रणाली में एक ऐसी चीज है जो शामिल है, लेकिन ये बहुत पुरानी हो चुकी है। कागज, चीजें, लिफाफे और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बदलाव को रोक रही हैं, जो कि बहुत निराशाजनक हो सकता है। सही कहा एमिली। कई लोकतंत्रों के विपरीत इजराइल सामान्य अनुपस्थित मतदान की सुविधा नहीं देता है। तो अगर आप एक इजरायली नागरिक हैं जो विदेश में रह रहे हैं, तो आपको अपना वोट डालने के लिए शारीरिक रूप से इजराइल के मतदान केंद्र पर मौजूद होना पड़ता है। और मैं आपके साथ ये साझा कर सकती हूँ, इजरायलियों की विदेश में मतदान की इच्छा को समझने के लिए इस साल की शुरुआत में हमने विदेश में रह रहे 4500 इजरायलियों के बीच एक सर्वेक्षण किया, जिसमें 84% लोगों ने इस चुनाव को इजराइल के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक बताया। 73% लोग उड़कर वोट डालना चाहते हैं और 45% लोग कुछ भी करने को तैयार हैं।
तो हमने उन बाधाओं की पहचान की और हम उन्हें पार करने में मदद कर रहे हैं। सही है। मेरा मतलब है, खासकर हम जानते हैं कि लागत एक समस्या है, खासकर युद्ध के कारण, और सिर्फ उड़ानों का खर्च ही बहुत ज्यादा है और शायद ये व्यावहारिक भी नहीं है। तो हमें इस पहल के बारे में बताइए और ये कैसे उस अंतर को पाटने में मदद कर रही है। बिल्कुल, एक बार फिर धन्यवाद। तो फ्लाई एंड वोट एक गैर पक्षपाती पहल है। ये एआईडी कोalition की एक अंतरराष्ट्रीय वोटिंग पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में रहने वाले इजरायलियों को अपना मताधिकार इस्तेमाल करने और वोट डालने में मदद करना है। अब हम ये कैसे करते हैं? तो हम एक सूचना केंद्र चलाते हैं जो सामान्य मतदान संबंधी जानकारी और पात्रता जांच प्रदान करता है, और हमारे पास यात्रा और लॉजिस्टिक सहायता प्लेटफॉर्म भी है। देखिए, चुनाव के दिन जैसी सख्त समय सीमा के आसपास तारीख में लचीलापन और सीटों की उपलब्धता दोनों ही खत्म हो जाती हैं, और कुछ लोग अपने दम पर कोई बेहतर विकल्प नहीं ढूंढ पाते। तो हमारा सिस्टम बिल्कुल वही विकल्प सामने लाता है जिसमें कमर्शियल, लो कॉस्ट और कनेक्टिंग रूट्स को मिलाया जाता है। और साथ ही जैसे जैसे हम चुनाव की तारीख के करीब आते हैं, विशेष चार्टर विकल्प भी उपलब्ध होते हैं। ये सभी विकल्प सप्लाई बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं और इससे कीमतें भी किफायती रखने में मदद मिल सकती है। हाँ, लेकिन इजरायली सरकार इसका विरोध कर रही है। मेरा मतलब है, हमें पता है कि कुछ हफ्ते पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ पहलों ने मुकदमा करने की धमकी दी थी और पूरा मामला उठा था। आप जानते हैं, ये साफ है, इन चार्टर्ड उड़ानों को रोकने के पीछे जरूर कोई राजनीतिक मकसद होगा। मेरा मतलब है, ये कैसी लोकतंत्र है? तो मुझे कहना होगा कि ये वास्तव में एक गैर पक्षपाती पहल है। हम किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करते, हम मतदान के अधिकार का समर्थन करते हैं। हम लोगों से यह नहीं पूछते कि वे किसे वोट देते हैं। हम किसी पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते। विदेशों में रहने वाले इजरायली पूरे स्पेक्ट्रम में फैले हुए हैं और ये पहल सभी के लिए खुली है। और ये बताना जरूरी है, और ये एक फर्क है, हम टिकट नहीं खरीदते और हम व्यक्तिगत यात्रा के लिए फंड नहीं देते। प्रतिभागी अपनी यात्रा का खर्च खुद उठाते हैं। हम केवल जानकारी और यात्रा विकल्पों तक पहुंच प्रदान करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि हम कितने लोगों की उम्मीद कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हमें वास्तव में पता नहीं है, खासकर जब अभी भी कई एयरलाइंस अभी भी इजराइल के लिए उड़ानें नहीं चला रही हैं। क्या आपको लगता है कि ये फर्क डालने के लिए पर्याप्त है? तो फिलहाल 30,000 से ज्यादा लोग इस पहल के लिए पंजीकृत हो चुके हैं। मैं आपके साथ ये साझा कर सकती हूँ कि उद्योग सूत्रों के अनुसार इस साल चुनाव से पहले के दिनों में टिकटों की बुकिंग में सामान्य स्तर की तुलना में 300% की बढ़ोतरी हुई है। और वैसे यही वह चीज है जिसे हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले चरण के लिए पंजीकरण और जागरूकता, और अगला चरण वास्तव में यह पहचानना है कि किसके पास पहले से यात्रा की व्यवस्था है, किसे अभी भी मदद की जरूरत है, और हम आगे कैसे मदद कर सकते हैं। आप जानती हैं, बाधाओं को दूर करने में मदद करें। और हमने इस हफ्ते एक सार्वजनिक सर्वेक्षण शुरू किया है ताकि ये पता चल सके कि कितने इजरायली मतदान करने की योजना बना रहे हैं, वे किस स्थिति में हैं और हम उन्हें आगे कैसे मदद कर सकते हैं। वाह, तो ये काफी बड़ा काम है। और आप इसकी जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचाती हैं? जहां भी इजरायली समुदाय हैं, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, पीआर, बस हर जगह, हम हर जगह इसकी जानकारी पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि अभी इस देखिए, समय ये सच आपके है, जरिए हमें भी। ये बात धन्यवाद। पता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखना दिलचस्प होगा कि इसका क्या नतीजा निकलता है। बैटल बटेल ब्लैड साउटोनिक, न्यूयॉर्क में एड कोएलिशन के सीईओ। धन्यवाद। सबसे जरूरी बात यह है कि आप इजराइल पहुंचें और वोट करें। दूरी आपकी आवाज दबने की वजह नहीं बननी चाहिए। उड़िए और वोट कीजिए, सभी लोग। फिर से धन्यवाद। जेफरी मायर्स ने लगभग एक दशक तक पिट्सबर्ग के ट्री ऑफ लाइफ सिनेगॉग के रब्बी के रूप में सेवा देने के बाद अपना पद छोड़ दिया है। लेकिन उनका रब्बी का कार्यकाल बिल्कुल सामान्य नहीं रहा। उन्हें सिर्फ अपनी सभा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका के यहूदियों के लिए आशा और सकारात्मकता की किरण बनना पड़ा, क्योंकि 2018 में यह अमेरिकी यहूदी इतिहास के सबसे घातक आतंकी हमले का स्थल बना था। इस रिपोर्ट में और जानकारी है। मैं इस अध्याय का समापन केवल उन आशीर्वादों के लिए आभार के साथ करता हूं जो मुझे प्राप्त हुए हैं। जब जेफरी मायर्स ने 2017 में पिट्सबर्ग के एक सिनेगॉग में रब्बी और कैंटर की भूमिका संभाली थी, तो वे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक साल बाद ये भूमिका क्या रूप ले लेगी। शनिवार सुबह 27 अक्टूबर 2018 को ट्री ऑफ लाइफ सिनेगॉग में उनके 11 अनुयायियों को एक अति दक्षिणपंथी चरमपंथी ने गोली मार दी थी, जिससे ये अमेरिकी इतिहास का सबसे घातक यहूदी विरोधी हमला बन गया। रब्बी मायर्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया गया और उन्हें नेतृत्व करने की कठिन जिम्मेदारी दी गई, बल्कि अपने समुदाय के घाव भरने में भी मदद करनी थी। जो भूमिका मुझे निभाने के लिए कहा गया वो थी उपचार की। समुदाय को इस स्थिति में लाना कि वे अब इस अध्याय में प्रवेश कर सकें जो भी वो आगे दिखेगा। सामूहिक गोलीबारी झेल चुका कोई समुदाय इसे खुद को बदलने के अवसर के रूप में कैसे देखता है और वो क्या बनना चाहता है।
रब्बी मायर्स उस दिन सिनेगॉग में थे और बंदूकधारी से छुपने में कामयाब रहे। 11 मृतकों की उम्र 54 से लेकर 87 साल तक थी। जो जिम्मेदारी ऐसे भयानक हादसे से बचे एक धार्मिक नेता होने के नाते जो जिम्मेदारी आती है वो ये है कि 11 पीड़ितों की इज्जत और गरिमा हमेशा सबसे ऊंचे स्तर पर बनी रहे। हमले के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें प्रार्थना करना मुश्किल लग रहा था। उन्होंने भजन संहिता की किताब पढ़ी, अर्थ खोजने की कोशिश की। सभी 150 अध्याय पढ़ते हुए उन्हें अध्याय 121 में एक पंक्ति मिली जिसमें लिखा था, मेरी मदद परमेश्वर से आती है जो आकाश और पृथ्वी के निर्माता है। उनका कहना है कि इससे उन्हें स्थिति को संभालने की ताकत और हिम्मत मिली। उन्होंने हमलावर के मुकदमे में गवाही दी और समुदाय के पुनर्निर्माण में भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से मदद की है। हमले के बाद से वो इमारत खाली पड़ी है जबकि सभा ने किसी और जगह पर जाना शुरू कर दिया था। लेकिन एक नया पुनर्निर्मित ट्री ऑफ लाइफ सिनेगॉग 2028 में खोला जाएगा। इमारत के मुख्य पूजा स्थल वाले हिस्से में काम किया जा रहा है जो बना रहेगा। इमारत के अगले हिस्से पर शायद कुछ महीनों में निर्माण शुरू हो जाएगा। शायद 2 साल के भीतर हम नई इमारत में अपने स्थायी ठिकाने पर लौट आएंगे जो उस घटना की कहानी बताएगी जो हुआ, उसका स्मारक होगी और लोगों को यहूदी विरोधी भावना के बारे में बताएगी और सिखाएगी। तो हम यहाँ के भविष्य को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। रब्बी मायर्स 70 साल की उम्र में रिटायर हो रहे हैं और एक ऐसी विरासत छोड़कर जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी जब उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन लोग इसके लिए निश्चित रूप से आभारी हैं। ऐसी किसी चीज़ से गुजरना आसान नहीं होता और उन्होंने हमेशा स्थिरता बनाए रखी है और सभी का ध्यान रखा है और मुझे लगता है कि अब उन्होंने खुद के लिए आराम पाने का हक कमा लिया है। किसी को भी उस भयावह अनुभव को नहीं झेलना चाहिए जिससे रब्बी मायर्स को अपनी सभा और समुदाय को गुजारना पड़ा और उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरती और दृढ़ता के साथ किया है। हमेशा भविष्य के लिए आशा के साथ नेतृत्व किया है। हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष अभी भी जारी है। ऐसे में बेरूत और सैदौन में दफ्न लबनानी यहूदियों की कब्रों को वापस लाने के लिए एक संगठित प्रयास किया जा रहा है, खासकर उन लोगों की कब्रों को जिनके रिश्तेदार इजराइल में रहते हैं। लेबनानी मीडिया की रिपोर्ट है कि इजराइल ने लेबनान के साथ स्थायी समझौते को लेकर चल रही बातचीत के तहत अवशेषों के स्थानांतरण का अनुरोध किया है। अब हमारे साथ बॉस्टन से इस विषय पर और बात करने के लिए फ्रैंक सलामे, जो बॉस्टन कॉलेज में निकट पूर्वी अध्ययन के प्रोफेसर हैं, जुड़ रहे हैं। नमस्ते, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूं। तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे इस विषय की अच्छी जानकारी है, आपने लेबनानी यहूदी इतिहास पर किताबें लिखी हैं, हमें इसके बारे में और बताइए। मेरा मतलब है, हम जानते हैं क्योंकि सीरिया के साथ इसमें फिर से रुचि बढ़ रही है, लेकिन लेबनानी यहूदी समुदाय कई सदियों से बहुत मजबूत रहा है। हाँ, मेरा मतलब है ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना समुदाय है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद समुदाय के सदस्य कह रहे हैं अपने मेमो और लेखन में, जो समुदाय के अभिलेखागार में है। वे अपनी उत्पत्ति बाइबल के समय से जोड़ते हैं, है ना। बाइबल की घटनाएं लेबनान में भी उतनी ही घटी जितनी इजराइल में। तो ये खानाबदोश समुदाय नहीं है, ये आप जानते हैं। अस्थायी समुदाय नहीं है, या ऐसे लोग नहीं है जो कहीं और से आए हों, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरी अवधारणा के अगर आप चाहें तो उद्धरण चिन्हों में लेबनानी यहूदियों के अवशेषों को वापस लाना, अगर ये वाकई में बातचीत का हिस्सा है तो ये मुझे बहुत परेशान करता है, क्योंकि ये एक तरह से आधुनिक लेबनानी इतिहास से यहूदी इतिहास को मिटाने में योगदान देता है। तो ना सिर्फ यहूदियों का लेबनान से निर्वासन 1990 के दशक की शुरुआत में खत्म हो गया, बल्कि अब आप जानते हैं, मैं यहां एक मजबूत शब्द का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, एक कोशिश है, अगर ये वार्ताएं वास्तव में हो रही हैं, और मैं इसको लेकर असमंजस में हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि लेबनानी सरकार लेबनानी यहूदियों के पार्थिव अवशेषों के बारे में वार्ता करने में सक्षम है या नहीं। अगर आप चाहें तो ये यूडन फ्राई का चक्र पूरा कर देता है, यानी लेबनान की सफाई जैसा कुछ यहूदी इतिहास की। जो जीवित थे वे जा चुके हैं, लेकिन
लेकिन हम एक तरह से हिजबुल्लाह की मदद कर रहे हैं ताकि Ere शवों Stewart. को हटाने के लिए, बिल्कुल हटाने के लिए, कोई भी निशान और प्रतीक मिटा देने के लिए। ये दो बहुत भाषाविदों दिलचस्प पर। है। हाँ, अब ये मुझे बहुत करना है। दिलचस्प नजरिया है और मैंने इसके बारे में पहले नहीं सोचा था। और साथ ही मैं बस यही सोच रही हूँ कि पहली बात, आप जानते हैं, ये यहूदी कानून का हिस्सा नहीं है कि अवशेषों को कब्र से निकाला जाए। मेरा मतलब है, हम समझते हैं कि इंक्विजिशन के समय हर कोई चाहता था कि उनके परिवार के लोग जैतून पर्वत में दफनाए जाएं। लेकिन उन लोगों के नजरिए से जो चाहते हैं कि यह कथित तौर पर हो, क्या ये उनके पूर्वजों के नजरिए से मदद कर सकता है? मेरा मतलब है, यहाँ इजराइल में उनके रिश्तेदारों को किसी तरह का सुकून या पूर्णता का एहसास प्रदान करने में? बिल्कुल। मैं इस बात के भावनात्मक पक्ष को पूरी तरह समझता हूँ, लेकिन ऐतिहासिक पक्ष, इतिहास का छात्र होने के नाते मैं इससे काफी परेशान हूँ, क्योंकि लेबनान में अभी भी यहूदी हैं। बिल्कुल, हमारे पास कोई रब्बी नहीं है, तो आप जानते हैं जन्म, विवाह और अंतिम संस्कार की व्यवस्था है। आप जानते हैं यहूदी जीवन का उत्सव बिना रब्बी के असंभव है। आमतौर पर आप जानते हैं 1990 के दशक तक लेबनान आमतौर पर तुर्की से एक रब्बी बुलाता था ताकि अंतिम संस्कार की रस्में आदि पूरी की जा सकें। लेकिन आप जानते हैं रब्बी की अनुपस्थिति जाहिर कारणों की वजह से हिजबुल्लाह ने, आप जानते, अगर आप चाहें तो इसे छुपा हुआ यहूदी विरोध कह सकते हैं, जो इसे असंभव बना देता है। तो समुदाय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो वो, आप जानते हैं, ये बात मुझे बहुत परेशान हाँ। करती है। समझ में आता है। और मेरा सवाल भी है, आप जानती हैं, मेरा मतलब है, हमने इस बारे में भी कहानियां की हैं, जैसे कि सीरिया में असद शासन के पतन के बाद सीरियाई यहूदी अपनी संपत्ति वापस पाने और उसे फिर से जीवित करने के लिए लौटना चाहते हैं। माना कि सीरिया यहूदी समुदायों में से एक सबसे बड़ा था और वह एक बहुत बड़ा देश भी है, लेकिन क्या इसके लिए कोई आकर्षण है अगर एक दिन हम इस संघर्ष के दूसरे छोर पर पहुंच जाए तो? बिल्कुल, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि लेबनानी यहूदी समुदाय के जो लोग चले गए या जिन्हें मजबूरी में जाना पड़ा, उन्हें वापस आने का अधिकार होना चाहिए। मुझे, आप जानती हैं, मुझे इस बारे में गंभीर संदेह है, आप जानती हैं, लेबनान वापस जाकर अपनी उपस्थिति फिर से स्थापित करने के बारे में। वे वैसे ही वापस जाएंगे जैसे मैं एक लेबनानी ईसाई के रूप में जब भी मुझे मौका मिले सिर्फ एक दौरे के लिए वापस जाता हूँ। मुझे नहीं लगता, आप जानते हैं, समाज अब 1940 के दशक के लेबनान के विचार से बहुत आगे बढ़ चुका है। हाँ, मध्य पूर्व का मायाना पेरिस। के इस परिसंघ के रूप में। खैर, सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप जानते हैं कई समुदायों पे साथ साथ मिलकर शांति से रहने का विचार अब बहुत पहले चला गया है। और चूंकि इस तरह का विविध, बहुजातीय, बहुलवादी लेबनान एक तरह से लेबनानी ईसाइयों द्वारा तैयार किया गया था, और आज के लेबनानी ईसाई अब एक राजनीतिक प्रभावशाली समुदाय के रूप में मौजूद नहीं है। तो लेबनान उस पहलू पर अगर आप कहें तो नकारात्मक दिशा में चला गया है। ठीक है, बहुत दिलचस्प। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रैंक सलामे, बॉस्टन कॉलेज के प्रोफेसर। धन्यवाद। ठीक है, उन्हें चीनी शिंडलर कहा जाता है। हो फांगशान ने 1938 से 1940 तक वियना में चीनी काउंसिल जनरल के रूप में अपने समय के दौरान हजारों यहूदियों की जान बचाई, और अब उनके चेहरे का इस्तेमाल उनके गृहनगर में एक चीनी रियल एस्टेट कंपनी द्वारा विदेशी पर्यटकों को सस्ते घर बेचने के लिए किया जा रहा है। उनकी बेटी इस बात से बहुत नाराज है। हमारे एलेक्स लास से और जानकारी लीजिए। एक चीनी रियल एस्टेट वेबसाइट खुद को एक बहुत ही असामान्य हॉलोकॉस्ट की स्मृति से जुड़ा विवाद के बीच में पाती है, जब उसने यहूदियों के सबसे बड़े चीनी सहयोगियों में से एक की विरासत का इस्तेमाल घर बेचने के लिए किया। इस पूरे मामले के केंद्र में है होंग वांग फेंगशियान, जिन्हें कभी कभी चीनी शिंडलर भी कहा जाता है। होंग वांग फेंगशियान उस समय वियना में चीन के कॉन्सल जनरल थे जब नाजी जर्मनी ने सत्ता पर कब्जा किया था, और उस समय ऑस्ट्रियाई यहूदी किसी भी तरह बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। लेकिन नाजी नियंत्रित क्षेत्र छोड़ने के लिए उन्हें इस बात का सबूत चाहिए था कि कोई और देश उन्हें स्वीकार करेगा। यहीं पर होंग वांग फेंगशियान ने कदम बढ़ाया। उन्होंने यहूदी परिवारों को शंघाई के लिए वीजा जारी करना शुरू कर दिया, हजारों की संख्या में, जबकि उस समय शंघाई में प्रवेश के लिए वीजा की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने यहूदी लोगों को वो कागजी कार्रवाई देने के लिए ऐसा किया जिसकी उन्हें भागने के लिए जरूरत थी, और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विरोध के बावजूद वे ऐसा करते रहे। उनके जीवन काल में उनके कार्यों के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद याद वाशम ने उन्हें राइचियस अमंग द नेशंस के रूप में मान्यता दी। यह सम्मान उन गैर यहूदियों को दिया जाता है जिन्होंने हॉलोकॉस्ट के दौरान यहूदियों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। अब दशकों बाद हो के गृहनगर यी यांग की एक प्रॉपर्टी वेबसाइट ने उस इतिहास का इस्तेमाल $40,000
में घरों का विज्ञापन करने वाली हेडलाइन में किया। यहूदियों को बचाने की उनकी कहानी को सीधे रियल एस्टेट प्रचार से जोड़ दिया गया। उनकी 75 वर्षीय बेटी मैनलिन हो कहती है कि ये हद पार कर गया और वो अपने पिता की विरासत के व्यावसायिक उपयोग का विरोध करती हैं और विरोध के बाद वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। तो ये एक अजीब रियल एस्टेट कहानी है जिसने हॉलोकॉस्ट इतिहास के एक अद्भुत अध्याय पर फिर से ध्यान आकर्षित किया है। जब दुनिया के अधिकांश देशों ने यहूदियों के लिए अपने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए, तब एक चीनी राजनयिक ने अपने अधिकार का उपयोग करके वीजा पर हस्ताक्षर किए और उन्हें भागने में मदद की, भले ही उन्हें अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों का विरोध झेलना पड़ा। खैर, आपको दुनिया के चौराहे या न्यूयॉर्क सिटी के ब्रॉडवे के केंद्र में जाने की जरूरत नहीं है सबसे मशहूर और लंबे समय से चल रहे म्यूजिकल्स की झलक पाने के लिए। अब एक स्थानीय इजरायली थिएटर ग्रुप जिसका नाम हमाकोर है, वो गाइज एंड डॉल्स को पूरी तरह अंग्रेजी बोलने वाली कास्ट के साथ और अंग्रेजी में फिर से प्रस्तुत कर रहा है और वे अपने डांस शूज पहनकर तेल अवीव के कल्चर सेंटर में हबीमा स्क्वायर पर प्रस्तुति देने जा रहे हैं। मेरे रिपोर्ट सेंटर स्टेज से जानिए और भी। ये भले ही ग्रेट व्हाइट वे ना हो, लेकिन ये व्हाइट सिटी जरूर है और ब्रॉडवे क्लासिक गाइज एंड डॉल्स तेल अवीव के सांस्कृतिक माहौल को रोशन कर रहा है। न्यूयॉर्क में अगर आप धार्मिक बने रहना चाहते हैं तो ये लगभग नामुमकिन है और साथ ही शो बिजनेस में भी रहना मुश्किल है। और मैंने तय किया कि मैं धार्मिक बना रहूँगा और मैंने अपनी अभिनय करियर छोड़ दी। आओ और देखो। न्यू जर्सी के रिटायर्ड डेंटिस्ट जोई सिल्वरमैन एक बड़ा जोखिम उठा रहे हैं और तेल अवीव में अपने म्यूजिकल थिएटर करियर को फिर से शुरू कर रहे हैं। धन्यवाद स्काई मास्टर सिंह। और बड़ा जुआरी वो आदमी जो कुछ भी दांव पे लगा सकता है और हमेशा जीतता है। और ये एक शानदार कास्ट रही है जिसमें बहुत सारे मज़ेदार बड़े और बच्चे हैं जो इस काम को करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। इस शो का निर्माण हमाकोर एक इजरायली थिएटर कंपनी द्वारा किया जा रहा है जो ब्रॉडवे हिट्स को इंग्लिश में इजराइल के मंच पर ला रही है। लोग ब्रॉडवे और वेस्ट एंड को बहुत पसंद करते हैं और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है और लोग अब युद्ध वगैरह के कारण ज्यादा यात्रा भी नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा चलो इस मौके का फायदा उठाते हैं, इस थिएटर को खोलते हैं जो अपनी मूल भाषा में थिएटर करता है। और इसलिए आप जानती हैं हम गाइज एंड डॉल्स इंग्लिश में प्रस्तुत कर रहे हैं और भविष्य में हमारा विचार है कि हम शोज को उनकी मूल भाषा में प्रस्तुत करें। मेरी राय में अगर मैं खुद कहूँ तो एडिलेड इस शो का दिल है। वो मजेदार है और उसमें बहुत जोश है, वो बहुत प्रबल व्यक्तित्व वाली है लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल भी है और वो बस वही चाहती है जो हर कोई चाहता है। वो चाहती है कि कोई उसे प्यार करे। नतानिया मिशेल कहती है कि म्यूजिकल थिएटर उनके लिए जीवन रक्षक रहा है जब उनका परिवार उनके बैट मित्ज़वा के कुछ ही दिनों बाद रिवरडेल न्यूयॉर्क से अलिया करके आया था। हाँ, बहुत ही भारी भरकम बैट मित्ज़वा गिफ्ट था। अलिया करने के बाद मुझे खुद को ढूंढना बहुत मुश्किल लगा। ये बहुत बड़ा सांस्कृतिक झटका था, सिर्फ भाषा ही नहीं सब कुछ अलग था। और मेरे माता पिता ने एक कम्युनिटी थिएटर ऑडिशन का विज्ञापन देखा और उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा और बाकी सब इतिहास है। मैं 16 साल की उम्र से कम्युनिटी थिएटर कर रही हूँ। हालेलुया। और मैं भी इसमें शामिल हूँ। दक्षिण अफ्रीका में पली बड़ी डोरी याडेनी की बात करें तो मैं लगभग 8 साल पहले इजराइल वापस आई थी भर्ती होने के लिए। मैंने नौसेना में दूतावास में 3री फ्लोटिला में सेवा की और वो ख़त्म करने के बाद मैंने अभिनय स्कूल ज्वाइन किया और अब मैं एक पुराने ज़माने का टक्सीडो और गुलाबी शर्ट पहने हुए हूँ। नाइसली जॉनसन का किरदार निभा रही है। ये आदमी बहुत होशियार नहीं है लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। उसे काफ़ी भूख लगती है, उसे खाना पसंद है और हमेशा हंसी मजाक के लिए तैयार रहता है। 1 2 3 4। और सबसे खास बात एक लाइव ऑर्केस्ट्रा जिसमें दुनिया भर के अलीम खदाशिम शामिल हैं जो शेली बिमनेन के निर्देशन में प्रस्तुति दे रहे हैं। ये पहली बार है जब मैं कोई शो प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरे लिए आप जानते हैं ये उत्साह जैसा है। ये मुझे गुस्सा दिलाता है, ये मुझे हंसाता है, ये मुझे बहुत सारी भावनाएं महसूस कराता है। लेकिन दिन के अंत में
हर कोई उस प्रतिष्ठित ब्रॉडवे म्यूजिकल से जुड़ा हुआ है और उम्मीद करता है कि अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के उन लड़कों और लड़कियों के साथ जुड़ पाएगा जो गाने और नाचने के लिए एक मंच की तलाश में हैं। सिर्फ इजराइल में रहने वाले उन लोगों के लिए जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है एक मंच हो, जो भाषा बोलते हैं और अपने घर जैसा कुछ महसूस करना चाहते हैं, और उन तमाम थिएटर प्रेमियों के लिए भी जिन्हें पसंद है, जो अंग्रेजी संगीत का आनंद लेते हैं और मूल भाषा में म्यूजिकल्स का आनंद लेते हैं, जो कि बहुत शानदार है। और इस हफ्ते के ज्यूइश वर्ल्ड वीकली एपिसोड में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल या सोशल मीडिया पर जा सकते हैं और इस एपिसोड के साथ साथ पिछले एपिसोड्स और भी बहुत कुछ देख सकते हैं। आशा है कि आपको यह शो पसंद आया होगा। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। देखने के लिए धन्यवाद और तेल अवीव से शालोम।